फास्ट फैशन के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। कपड़े के कतरनों से बन रहे हैं सुंदर और उपयोगी सामान। लेकर चलेंगे आपको एक ऐसे गांव। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किस तरह से घिर गई है। राज्यसभा में कल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दरअसल चुन चुन करके जवाब दिया घुसपैठ के मुद्दे पर, और पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है उसको तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया, चाहे आधार कार्ड बनवाने की बात हो या फिर सीमा पर बाड़ लगाने में अड़चन डालने की बात हो। तमाम ये मुद्दे इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, और वो होगी कि एनजीओ और उलेमाओं की जो कब्जे वाली सियासत है, ये इसलिए क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बरगलाने का कार्ड खेला जा रहा है, तो उससे यह लग रहा है कि ये जो कब्जे वाली सियासत है उसको ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। जो कुछ लोगों का कब्जा है उसको ठीक करके बहुत सारे लोगों की जो भलाई करने का संशोधन है उसके खिलाफ खड़े हो रहेंगे। इस पर करेंगे खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि महापुरुषों के अपमान पर अब जाति कार्ड। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो इतिहास पुरुष राणा सांगा हैं उनके बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे, उनके घर पर कुछ संगठनों ने तोड़फोड़ भी की थी, और उसके बाद अब यह मामला जाति कार्ड पर जा रहा है। तो मायावती ने जवाब दिया। मायावती ने सपा को बोला, बहुत ज्यादा दलित कर रहे हैं आप। जिस समय गेस्ट हाउस कांड हुआ था और मेरे ऊपर हमला किया था, वो किसके ऊपर हमला था? इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर तीखी नोक-झोंक। भाजपा सांसदों ने कहा देश के हीरो का अपमान करने का किसी को नहीं अधिकार। सपा सांसद से की माफी की मांग, तो सभापति ने सांसदों से मर्यादित आचरण करने का किया आग्रह। लोकसभा में तटीय व्यापार बढ़ाने और शिपिंग उद्योग की मजबूती से जुड़े बिलों पर चर्चा। तो राज्यसभा में वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक के भी पारित होने की उम्मीद। लोकसभा में पाकिस्तान में मानव अधिकारों के हनन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां। रमजान के अंतिम जुमे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नमाजियों को काली पट्टी लगाने को कहा। तो अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा वक्फ बिल बोर्ड में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को रोकने वाला बिल है। मायावती ने दिलाया अखिलेश को गेस्ट हाउस कांड की याद। कहा मेरे पर सपा नेता का जानलेवा हमला भी तो दलित बेटी पर हमला था। दरअसल राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन के बयान से उठा है ये विवाद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिगड़े बोल पर घिरी ममता बनर्जी। भाजपा ने कहा विदेशी धरती पर देश का अपमान निंदनीय। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने का लगाया आरोप। और उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे को नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। संभल, मेरठ, प्रयागराज समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार घिर गई है। दरअसल लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पारित हुआ है। ये घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त कानून बनाने वाला बिल है। तो चर्चा के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है।
और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल से होकर आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। देश भर में पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड वाले पहचान पत्र को लेकर जा रहे हैं घुसपैठिए सभी जगह पर। उन्होंने कहा, पहले असम की कांग्रेस सरकार के दौरान भी वहां से घुसपैठ होती थी, लेकिन वहां तो हमने रोक लगा दी। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने में सहयोग नहीं कर रही है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जो जमीन मुहैया करानी चाहिए राज्य सरकार को, वो ममता सरकार नहीं करवा रही है। और साथ ही यह भी कहा कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सीमा पर आ जाते हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो टीएमसी ने भी जवाब दिया, कहा, केंद्र सरकार तो केवल पश्चिम बंगाल सरकार की छवि खराब कर रही है। हम किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह बयान दिया सौगत रॉय ने, टीएमसी सांसद। लेकिन इन सब के बीच मालदा में जो हिंदुओं के घरों पर कट्टरपंथियों ने हमले किए, इस पर सत्ताधारी टीएमसी चुप है। तो सवाल उठ रहे हैं। और एक मामला और है, उधर लंदन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में लेक्चर पर हंगामा हुआ है। ममता बनर्जी के लेक्चर के दौरान छात्रों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया है। जो ममता बनर्जी सिंगूर से टाटा को हटा दिया था, जिन्होंने नैनो प्रोजेक्ट को, वो लंदन जाकर के इन्वेस्टमेंट मांग रही हैं आजकल। बहरहाल, जो इमिग्रेशन बिल है और अवैध घुसपैठ का मुद्दा है, उस पर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की वजह से ही 450 किलोमीटर की फेंसिंग रुकी हुई है। 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं। नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता। और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। तो सीधे तौर पर घेरा है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को। और पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी कहना है कि बंगाल में तो कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ऑपोजिशन को और पुलिस ये सब काम कर रहा है, पूरा पुलिस। और इस डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर का उग्रवादी जावेद मुंशी अरेस्ट हुआ कैनिंग से 2 महीने पहले। यहाँ सोनारपुर से लालटू शेख अब्दुल मन्नान रोहिंगा, उसका 17 फेक आई कार्ड के साथ एनआईए ने अरेस्ट किया, बांग्लादेशी रोहिंगा। ये पूरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा खत्म कर दिया है ये डिस्ट्रिक्ट। अभी मालदा का मोथाबाड़ी में चल रहा है। हालत बहुत खराब है, इसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सबको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और क्या कुछ जवाब दिया है टीएमसी के सांसद सौगत राय ने, आइए उनको भी सुन लेते हैं। अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है। किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए, स्टीफ कानून बनाए। मैं चाहता हूं कि ये बिल को एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। तो ये
तमाम जो है आपने बातें सुनी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधा टीएमसी को और पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा बात करने के लिए। दादा, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने तो एकदम साफ तौर पर आंकड़े गिना करके कहा, जहां भी घुसपैठिए पकड़ो, वो पता चलता है उसके पास 24 परगना का आधार कार्ड है। वो दिल्ली में पकड़ो कि जम्मू में पकड़ो कि बेंगलुरु में जाकर पकड़ो। क्या चल रहा है? क्या वहां पर इसको लेकर कोई एक सिंडिकेट चल रहा है क्या प्रसेनजीत दा? देखिए लालचंद, ये मैं कहूंगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जहां जो शुरुआत है मानव तस्करी से, मतलब बांग्लादेश से लोगों को पश्चिम बंगाल में घुसाने का जो काम है, यहां से शुरू होकर फिर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने तक, और फिर इन लोगों को देश की जगह जगह तक भेजना, ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, इस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जैसे क्रिमिनल्स है वैसे ही तृणमूल है। क्योंकि मैंने बार बार लालचंद आप लोगों को मैंने बताया कि बंगाल में 3 तरह की प्रोफेशन है। एक आप नौकरी वाले हो, एक आप बिजनेस करते हो, और तीसरा आप तृणमूल कांग्रेस करते हो। तो तृणमूल कांग्रेस करना यहाँ पे एक तरह की प्रोफेशन है, और तृणमूल कांग्रेस करके तरह तरह की तरीका निकाल के पैसा कमाई करना, जिसमें ये जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये इन्फिल्ट्रेशन उसमें एक जरिया है जिससे तृणमूल कांग्रेस की लोग, साथ में पुलिस, साथ में बाकी लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री चला रहा है। पिछले कई सालों से हम बार बार कहते तो आ क्या रहे हैं। इसी इंडस्ट्री के लिए दादा, क्या इसी इंडस्ट्री के लिए जो गृह मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बॉर्डर पर घुसपैठियों को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं, और बंगाल सरकार, ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती? लालचंद, कल रात को हम अभी स्टोरी कर रहे हैं, कल रात को एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गो तस्करी को रोकने की समय पे एक बीएसएफ जवान को गोली लगा है। अब एकदम हाथों हाथ आपको गर्मा गर्म मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जहां जहां फेंसिंग नहीं है, जहां पे फेंसिंग नहीं है, वहां पे तृणमूल के लोग, देखिए बंगाल में इस तरह की बॉर्डर एरिया में तृणमूल का ही दादागिरी चलता रहता है राजनीति में, और कोई नहीं है। मतलब कोई नहीं है, मतलब किसी को वहां पे आवाज उठाने नहीं दिया जाता है। और ये बीएसएफ के खिलाफ भी वहां पे कैंपेन करते रहते हैं। जो बीएसएफ हिंदुस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनको किस तरह से जलील किया जाए, ये ममता बनर्जी का खुद का एक इशू है, खुद का एक एजेंडा है। और ये जो जिस जगह पे फेंसिंग नहीं है, वहां पे अगर कुछ भी करने की कोशिश करे, वहां पे अगर रात को पहरेदारी को टाइट करने की कोशिश करे, तो लोकल तृणमूल आके वहां पे बीएसएफ जवानों को हेकल करने की काम करते हैं। और जब ये जो आवाजाही है, ये आवाजाही को स्मूथ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मालदा से कुछ खबरें आई हैं कि कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों पर बड़े जबरदस्त हमले किए हैं। क्या है उसके बारे में रिपोर्ट, और क्या है इस समय की जानकारी उसके बारे में? देखिए, इस समय ये पिछले 2 दिन से 3 दिन से जारी है, जब ममता बनर्जी आराम से इस गर्मी में लंदन सफर में बिजी है। उस समय पे ये मालदा की मोथाबारी बोल के जगह है, वहां पे सोमवार से ये जो वीडियो आप दिखा रहा है, इससे भी खतरनाक वीडियो हमारे पास है, जो हम शायद दिखा नहीं पाएंगे। और कुछ ऑडियो भी है बांग्ला में। वो कहना मुश्किल है कि एक समुदाय के लोग कह रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों को हम मोथाबारी में रहने नहीं देंगे। और बोल के खास तरह से ऐसे कुछ गाड़ी जहां पे ओंग लिखा हुआ है, ऐसे घर जहां पे बाहर मंदिर बना हुआ है, ऐसे माने रैंडमली सब कुछ तोड़ा गया है। और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से देखते रहे। आखिर में मैं एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि होम मिनिस्टर ने कई दिन पहले एक कानून बनाए थे कि अगर सीमा से अंदर 50 किलोमीटर तक, जो पहले 15 किलोमीटर हुआ करता था, वो 50 किलोमीटर तक बीएसएफ आके कुछ स्थिति को संभाल सकते हैं, जिसका खिलाफ काफी आवाज उठाई थी ममता बनर्जी ने। आज मोथाबारी में
इसी कानून को इस्तेमाल करते हुए बीएसएफ को तैनात करके किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थिति को संभालने की कोशिश किया है, जब प्रदेश की होम मिनिस्टर लंदन में है। देखिए ये अपने आप में एक जस्टिफिकेशन है कि वो कानून क्यों बनाया गया था, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था है वो आधार कार्ड बनवाने से लेकर हिंदुओं के घरों पर हमले से लेकर आरजी कर वाले मामले को लेकर संसद से लेकर के और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक गूंज तो रहा है। ममता सरकार की जो ये चीजें हैं ये लोगों के सामने पूरे देश विदेश में आ रही हैं। नहीं, देखिए, जब भी आप पश्चिम बंगाल की जो भौगोलिक सीमा है वहां से बाहर चले जाएंगे तो आप ममता बनर्जी है, आप पश्चिम बंगाल के अंदर रहकर किस तरह से लोगों को पुलिस भेज कर परेशान करते रहते हैं, इससे बाहर की लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए और आज ये दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, सबको पता है आरजी कर क्या है, सबको पता है संदेश खाली। आप जाके झूठा स्टैटिस्टिक्स देकर जहां पे बंगाल की रोज का जिंदगी में लोग मर रहा है वहां पे झूठा स्टैटिस्टिक्स देंगे और जब लोग सवाल करेंगे तब आप गुस्सा होकर आप यहाँ की जो पत्रकार है, हम जैसे गरीब पत्रकार के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं, हमको रात को उठा के थाने पे ले जा सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए वहां पे उनको सवाल का सामना करना पड़ा। बिल्कुल वो सवाल का सामना देश से लेकर विदेश तक अब ममता सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल छुपाने से कुछ छुपता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा, और वो खास चर्चा होगी कि कब्जा बनाए रखने की जो सियासत है वो क्या क्या करवा रही है, खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुमराह करने वाली सियासत पर करेंगे बात। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा हम करने वाले हैं एनजीओ और उलेमाओं की कब्जे वाली सियासत पर। मुस्लिम एनजीओ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमान जारी कर दिया है कि अलविदा का नमाज जो आज है उसमें सभी लोग काली पट्टी बांधे। देश के सियासी मौलानाओं ने उनके हुक्म की तालीम करने का दूसरा फरमान भी जारी कर दिया कि हुक्म को तामील किया जाए। एनजीओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दबाव की सियासत बनाकर वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लैंड माफिया के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। रमजान के पाक महीने में मौलानाओं की सियासत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संसद से गठित जेपीसी में पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी नामी गिरामी मौलाना अपने विचार रख चुके हैं, लेकिन उन्हें तो लोगों के बीच भ्रम फैलाना है, इसीलिए नमाजियों को गुमराह कर रहे हैं। संसद ने वक्फ बोर्ड बनाया तो क्या संसद को यह समीक्षा करने की जरूरत और अधिकार नहीं है कि इन वर्षों में 9.5 लाख हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने वाला वक्फ कितने अस्पताल बनाए वक्फ ने, कितनी बेवा और गरीबों की मदद की है वक्फ ने, कितने गरीब मुस्लिम बच्चों को उच्च शिक्षा लेने में मदद की है वक्फ ने। अगर इन वर्षों में वक्फ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो माना तो यही जाएगा कि एक रियल एस्टेट की संस्था बन गई है। ये हैदराबाद में ओवैसी, लखनऊ में फिरंगी महली जैसे मौलानाओं के साम्राज्य को वक्फ बोर्ड विकसित करने में मदद कर रहा है। सरकार वक्फ संशोधन बिल में बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। सरकार उन हजारों किसानों को भी न्याय दिलाना चाहती है जिनके जमीन यूजर्स क्लाउज लगाकर हथिया लिया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा,
लेकिन कोर्ट ने भी न्याय देने में असमर्थता जाहिर कर दी। कहा वो जो मौजूदा कानून है वो तो वही है। देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास ही है। सरकार का राजस्व विभाग उसका लेखा जोखा रखता है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों की जिम्मेदारी मुट्ठी भर सत्ता के दलालों के हाथ में सौंप दिया गया है। लेकिन ओवैसी साहब को वक्फ में डीएम और अन्य सरकारी अधिकारी की उपस्थिति मजहब पर खतरा दिखता है। संविधान से ऊपर मजहब को रखने की सियासत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। विडंबना तो ये है, जाहिर है कि वोट बैंक की सियासत में वक्फ नाम पर इंशाअल्लाह का नारा तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो चुनावी हलचल के बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पिछले दिनों पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हुआ और सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सियासी प्रदर्शन के समर्थन में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखे। आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम समाज की इस लड़ाई में वो लोग उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। सवाल यह कि संविधान के ऊपर मजहब का दबदबा कायम करने वाले एनजीओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में कांग्रेस सरकार ने वर्शिप एक्ट लाया था, जिसमें 1947 के बाद के किसी भी पूजा स्थल के विवाद को नहीं सुना जाएगा। लेकिन वक्फ को यह अधिकार किसने दिया कि वक्फ यूजर्स क्लाउज लगाकर जिस जमीन पर मालिकाना हक चाहे वो जमीन वक्फ का हो जाएगा। सेक्युलर देश में लोगों ने बुजुर्ग शाहबानों को 75 रुपए गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट दर कोर्ट भटकते हुए देखा है। लेकिन इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव के कारण राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। अब तय लोगों को करना है कि उनके जनप्रतिनिधि को करना है कि यह देश संविधान से चलेगा या फिर किसी एनजीओ और मौलाना के क्षुद्र स्वार्थ के कारण गरीब लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए चलेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि नमाजी नमाज में काली पट्टी पहनकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। हम लोगों की कोई बात नहीं मानी गई, लिहाजा इसको कानून न बनाया जाए। इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहरीक चल रही है और आज जमअतुल अलविदा के दिन बोर्ड ने अपील की है कि तमाम मुसलमान अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध करके पुरअमन तरीक़े से मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें और इस तरीक़े से अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। और भाई मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इबादत की जगह सियासत में लोगों को लगा रही है। बोर्ड ने लोगों को इबादत से हटा करके सियासत के काम में लगा दिया है। काली पट्टी बांधना ये गम की अलामत होती है। अब रमज़ान शरीफ में कौन सा गम, ये सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अभी 2 दिन के बाद में ईद आने वाली है। तो ये काली पट्टी बांधने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ऐलान किया है सरासर गलत और गैर अखलाकी है। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से कब्जे की सियासत चल रही है, तो उसी क्रम में दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्षा कौसर जहां ने कहा है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। वक्फ संशोधन से पारदर्शिता और जवाबदेही और निष्पक्षता, कोई भी बोर्ड या निकाय और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जब हो जाता है जब उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही उसके संचालन में सुनिश्चित हो जाती है। और फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की वो ठीक नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो कौम के जो हमारे जो आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड जो हमारे भाई बहन हैं उनकी बेहतरी के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो कि फ़िलहाल नहीं हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा है और वो बस चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो कब्जे वाली सियासत चल रही है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत एसएन सिंह जी, नमस्ते। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, नमस्ते। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, ये आखिर जिसे कहते हैं कि एकदम वो कहते हैं ना कि ठान रखा है क्या कि समझना ही नहीं है कि वक्फ संशोधन में है क्या, किस मकसद से है,
किसी को जिनको विरोध करना है उनको समझना ही नहीं है और ना लोगों को समझने देना है। पूरी कोशिश हो रही है कि अपनी कब्जे वाली सियासत चलती रहे, इसलिए लोगों को गुमराह करो। तो कब्जा को जमाए रखने के लिए गुमराह करने वाली सियासत चल रही है पूरी। लाल जी, कांग्रेस में एक कहावत काफी मशहूर थी, आपने भी सुना होगा, खाता ना वही जो केसरी कहे वही सही। तो जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। तो ये जो मुसलमानों का जो कुछ लोग, ये एनजीओ है एक तरह से। आप पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानिए जी। एक एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ आप कह सकते हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है। और उसका ये खाता ना वही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे वही सही कि वो दादागिरी देखिए कि सीए के कानून के समय में भी इसी तरह का पूरे देश में भ्रम फैलाया कि अगर ये सीए कानून आएगा तो मुसलमानों के जो उनके राइट है वो छिन जाएंगे, उनके कानूनी अधिकार छिन जाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और पूरे देश में बवाल मचा दिया जी। आज वो देखिए कि वो यही वक्फ का, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि 70 साल के साहबानों को 30 साल दौड़ना पड़ा कोर्ट दर कोर्ट में मात्र 75 रुपए के गुजारा भत्ते के लिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी जो राजीव गांधी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा लिया जी। तो ये जो कब्जे की सियासत है वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज ये बात दिखा रही है कि मुस्लिम के सबसे बड़े ठेकेदार वो है और उसके साथ में देश के उलेमा लगे हुए हैं। आज जो जिस तरह से उन्होंने किया, एक धर्मगुरु कह रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरु, कि भाई ये रमजान के ये पाक महीने में काला पट्टी जी, तुमने पूरे के पूरे समाज को एक तरह से ये बना दिया। और आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त के बारे में जाने बगैर लोगों को ये बनाए, वो जो गरीब आदमी के लिए ये बात समझा रहा है कि उसमें मुसलमानों के ये धर्म के खिलाफ है, ये बताए बाप की 9.5 लाख एकड़ जमीन में इन गरीब मुसलमानों का क्या हक मिलता है। बिल्कुल। क्या इस वक्त में कभी बोर्ड ने इस पिछले 40-50 सालों में एक अस्पताल बनाया है? क्या एक स्कूल बनाया है? क्या किसी गरीब बच्चों को उसने एक हायर एजुकेशन के लिए 5 रुपया खर्च किया है? तो कुछ मुट्ठी भर लोगों का जो सियासतदान और सियासत में वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं, क्या यह देश सिर्फ देखता रहेगा कि 9.5 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा, कुछ मुट्ठी भर ओवैसी जैसे नेता, फिरंग महली जैसे मौलाना, ऐसे दर्जनों मौलाना है, जामा मस्जिद के मौलाना, इन सारे मौलाना के हाथ में 9.5 लाख एकड़ जमीन का ये पूरा कब्जाए जमीन दे दे और कांग्रेस की तालीम में और आरजेडी के तालीम में देश ताली बजाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मौलानाओं पर तो है, सवाल तो नेताओं पर भी है, सवाल पार्टियों पर भी है। दुष्यंत नागर जी, मान लिया कि उस समय अलग से वक्फ बोर्ड गठन से करने से लेकर उसको मनमाना हक देने तक मान लेते हैं कि कांग्रेस से वो चीजें हो गई, लेकिन सवाल ये है, मान लेते हैं कि उस समय तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस ने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब जब एसएन सिंह जी की पार्टी उसको दुरुस्त कर रही है तो अब तो कम से कम साथ दे देना चाहिए दुरुस्त करने में। अब भी जाकर के उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। देखिए, मिश्रा जी ने बड़ी गंभीर बातें कही और बड़ी भूमिका इन्होंने बांधी। पहली बात तो इस विषय को साहबानों के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता, दोनों विषय अलग हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई जामा मस्जिद का, तो जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा। प्रोग्राम के शुरू में जो फिरंगी महली जी को दिखाया गया, फिरंगी महली जी भी मोदी जी के एक समर्थक हैं। अच्छा। तो ये तो आप ही के लोग हैं भाई। हाँ। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, आप कौन जा रहे हैं मैदान में समर्थन देने के लिए? तो कांग्रेस और आरजेडी उतर रही है सर। क्या करें, देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इतनी मजबूरी है वोट बैंक पॉलिटिक्स की? दे देंगे। देखिए, मिश्रा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन एक कुछ चीजों को हाइड कर देते हैं नफा नुकसान देखते हुए। हाँ। इनका क्या नफा नुकसान हो सकता है बताइए? पता नहीं, हो सकता वैचारिक हो, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, प्रतीत नहीं होता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब जिलाधिकारी को आपने अत्यधिक अधिकार और सशक्त कर दिया तो जिलाधिकारी किसका प्रतिनिधि होता है? जिलाधिकारी की निष्ठा किसके प्रति होती है? गंभीर सोचने का विषय है। देखिए, मैं भी चाहता हूं तो सब जगह से जिलाधिकारी को हटा देते हैं, फिर क्या करें?
हर जगह से जिलाधिकारी को हटा दिया जाए। लेकिन सर मैं बस 2-3 सेकंड और लूंगा। हाँ जरूर बोलिए ना। पूरा चाहते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबके विचारों को लीजिए। जेपीसी क्या था सर? सर जेपीसी क्या था जिसको एक्सटेंशन भी दिया गया? सर वहां चर्चा नहीं हुई। जो पैरा जो नियम है जेपीसी में, उसका खंड उपखंड के साथ में चर्चा करके। अरे पूरे देश में सर जेपीसी के पूरे जगदम्बिका पाल ने पूरे देश में यात्रा की है। 140 मौलानाओं के संगठन से मुलाकात की है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे लोग उनसे मिल चुके हैं। उनके सारे अमेंडमेंट को उन्होंने सुना है, रखा है। कुछ तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हम। आपको मैं सारी तस्वीर कहिए तो दिखा दे। साहब और आपके पार्टी के लोग वहां आ रहा हूं एहसन सिंह जी, आ रहा हूं। अब आप ही के पास आऊंगा। जितने भी विपक्ष के सांसद थे सबने अपने बयान दिए, वो सब रिकॉर्ड पे है। हाँ किसी एक ने नहीं, पहले एक ही बात कही। ठीक है, पहले एहसन सिंह जी इस बात का जवाब देंगे। उन्होंने कहा जामा मस्जिद के इमाम आपके हैं, मौलाना फिरंगी महली आपके हैं। कहना चाहता हूं कि एहसन सिंह जी, अब एहसन सिंह जी का जवाब लीजिए जो आपने उन पर उंगली उठाई है। बोलिए एहसन सिंह। धन्यवाद। पढ़े लिखे कांग्रेस के हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं से आए और इन्होंने नहीं कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए केवल लगन और आरोप लगाएंगे। जैसे बाल में छाड़े कोई जो टीम होती है वो निश्चित तौर पर भारत में जितने लोग भारत में रहने वाले हैं सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोग भारत को अपना दिए हैं सिवाय कांग्रेस के। और सिवाय कांग्रेस के अगर कानून सब में बनता है तो मुझे लगता है कि उसको सभी को मान्य होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग मानते नहीं है। पार्टी है, पार्टी हमेशा एक धर्म के काम करती है। आपकी आवाज हमें थोड़ी कट करके मिल रही है एहसन सिंह जी। आपकी आवाज को थोड़ी मैं ठीक करवाता हूं क्योंकि थोड़ी कट रही है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विनोद जी, जो दुष्यंत नागर जी कह रहे थे कि भाई देना पड़ेगा समर्थन, तो दे रहे हैं। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि मजबूरी है कांग्रेस के पास समर्थन देने की। दुष्यंत जी देखिए, मेरा आपसे ये आग्रह है कि 30-40 साल भारत की राजनीति को समझने को और जानने का आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। ऐसी भ्रम की सियासत और ऐसी गंदी सियासत तो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। जो आप समाज के तबके में जाओ, जिनका आप शोषण कर रहे हो, उन्हीं को बताओ कि ये मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, ये संविधान का जो बदला जा रहा है। ये कौन सा भारत का संविधान है जिस संविधान में सुनिए लीजिए आप, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसमें बोर्ड में एक मेंबर होंगे। भारत में जो 3 बड़े जो जमीन के मालिकाना जिनके पास में है, रेलवे और डिफेंस के बाद, तब उसके बाद वो वक्फ के पास है। आप आंकड़े में लीजिए तो 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो वक्फ के पास है। और 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन का जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? 4 चंद मौलाना और 4 चंद ठेकेदारों के हाथ में। बिल्कुल। उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बने, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बने। और जब व्यवस्था संविधान की बात करने लगे और संविधान की चर्चा करने लगे जेपीसी और सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में, तो आप सीधे हिंदू मुस्लिम कर दो। ये समझने की जरूरत है कि ये लाल किताब फिर क्यों दिखा रहे हो। अरे अगर इस सेकुलर देश में, अगर ये सेकुलर कानून में एक डीएम उस वक्त में नहीं हो सकता, एक ऑफिसर उस वक्त में नहीं होता, तो आप ये बताइए कि इस देश का कौन सा कानून होगा जो 4 मौलानाओं को बैठाने से बन जाएगा। दुष्यंत जी बताइए, आपको डीएम से ज्यादा भरोसा 4 मौलानाओं पर क्यों है? देखिए, ये विषय जो है ये अत्यधिक गंभीर विषय है, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। बताइए ना। जी बिल्कुल। अरे आप झूठ फैला रहे हैं, इसकी चर्चा है। पहली बात तो ये गलत है कि 4 मौलानाओं के हाथ में तो कितने? अच्छा ठीक है, 6 कर देते हैं। मौलानाओं के हाथ में कहां सारी शक्तियां? बिल्कुल भी ये बात गलत है। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल क्या है? करिए, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके रेंटल्स कम आ रहे हैं, उनको रिवाइज करिए, नया कानून बनाइए, लेकिन कानून वो भी शामिल है सर संशोधन में। पारदर्शिता लाइए। विपक्ष के जो लोग हैं वो भी जनता के नुमाइंदे हैं, उनको भी चुन के भेजा है, उनके कंधों पे भी दायित्व है।
देश की जनता ने दिया है कि हाँ, जहां हाँ, सरकार बिल्कुल। कुछ गलत करे, बिल्कुल। कुछ अनैतिक लगे, आप चेक एंड बैलेंस करिए। जी। लेकिन आप तो पूरी प्रक्रिया को ही मानते नहीं है। अरे हम तो पूरी मान रहे थे कि आप 240 प्रक्रिया साल कैसे के मान रहे बाद हैं? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, संसद के जरिए कानून बन रहा है, जेपीसी में जा रही है। प्रक्रिया को आप हाँ, टीवी स्टूडियो में बिल्कुल। बैठ के आप गलत कह रहे हैं, तो आप ये लेकिन सरासर क्या गलत बात कर कर रहे रहे हैं। हैं? आपका 240 ये सीट एक आने के मुस्लिम बाद हमें पर्सनल लॉ आशा बोर्ड थी, के हमें पैरवी उम्मीद थी करते कि करते लोकतंत्र पे हमले आप अगर इस बंद देश होंगे। के 540 संविधान पे माननीय हमले लोकसभा के बंद होंगे। सांसद, लेकिन 250 भारतीय राज्यसभा जनता के पार्टी रोज सांसद, संविधान पे अगर हमले उनकी करे। बात को आप ये कह रहे हैं कि उनकी चर्चा को आप बेमानी बता रहे हैं, तो हाँ, आप कह कहाँ करें सकते हैं चर्चा फिर? कि आप एक देश के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ और एक एनजीओ को आगे करके बिल्कुल। आप लोगों ने धोखा किया। पटना की सड़कों पर तो तय नहीं होगा ना ये। आप सर्वदलीय, मैंने तो सुझाव रखा है, आप सर्वदलीय बैठक वो सुझाव हो चुका है सर, जो हो चुका है उस पर फिर आप क्या कह रहे हैं? आप फिर से बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए। अरे जो भैया, लोगों ने आप तो आप गजब हाल है। गुमराह करने की बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी लटकाने भटकाने की बात नहीं, लटकाने भटकाने की बात है ये, और क्या? लालचंद जी, प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी जो संविधान द्वारा हो गई प्रक्रिया, आप एसएनसी उसका पालन आपको प्रक्रिया करना पूरी हो गई। पड़ेगा। एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी, लगता है फिलहाल उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। विनोद जी, विनोद जी, क्या प्रक्रिया पूरी नहीं की गई प्रक्रिया इस पूरे मामले में? देखिए, ये सबसे बड़े नागर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सच बोलने की आदत जी। हमें डालनी पड़ेगी। और हम सिर्फ वोट की सियासत में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट ने परसों ही कहा है, जब केरल के सरकार ने जुडिशियल कमीशन बनाया था, 500 मुनम्बम के इलाके के किसान हैं जिनके वक्फ बोर्ड ने उनके जमीन पे मालिकाना कब्जे का नोटिस दिया है। अब अगर राज्य सरकार फिर मजबूरन वहां जुडिशियल कमीशन बनाती है, तो केरल हाईकोर्ट हाथ खड़ा कर देता है। हाईकोर्ट कह रहा है कि ये जुडिशियल कमीशन बनाना गलत है, क्योंकि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ जो है वो सिर्फ वही सुन सकता है। तो आप बताइए कि जो कब्जा करने का नोटिस दिया है, वही ट्रिब्यूनल फिर केस भी सुनेगा। देश की अदालतों की कोई व्याख्या नहीं है वक्फ बोर्ड में। देश की अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक मौन है। जी। कौन सा ऐसा देश है, दीजिए और जवाब। कौन सा इस देश का कानून है जो पूरे देश के कानून में, वक्त में आपने सुप्रीम कोर्ट को भी खारिज कर दिया? दीजिए जवाब दुष्यंत तो नागर प्राइम जी। मिनिस्टर मोदी ने कहा, भैया संविधान में दिखा दो कहीं पे तुम्हारा वक्फ नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, बिल्कुल। कहीं एक वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। इतनी ही जरूरत होती तो उस समय संविधान सभा बनवाती नहीं? बताइए सर, एक लाइन बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। आप मुझे एक केस बता दीजिए कि आज तक वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है, उसने सबूतों की अनदेखी करके कोई फैसला दिया। अरे भैया, आपको नहीं मालूम है? भैया कर्नाटक में देख लीजिए, अपने 800 से ज्यादा कांग्रेस की, बीजापुर के जहां किसान हैं कांग्रेस जो की अभी सरकार है सड़क पे वहां हैं, देख लीजिए कर्नाटक में, जिसको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने फैसला नहीं दिया। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जरा एसएन सिंह जी के पास चलता हूं। एसएन सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कीजिए पूरी। लालचंद जी, देखिए दुष्यंत जी, धैर्य से सुनिए। दुष्यंत जी, आपने कहा, दरअसल इसमें दुष्यंत जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पापों का ये सब प्रायश्चित है, पापों का ये परिणाम है। तो अंतिम समय तक लोग अपने पाप के साथ खड़े रहते हैं, और अच्छा कार्य कर रही है कि कांग्रेस पापों के साथ खड़ी। अब देखिए होता क्या है, ये शुरू से 10 सेकंड दीजिएगा और जानिएगा। देश का बंटवारा होता है, धर्म पे आधारित देश बंट जाते हैं। जिनको पसंद नहीं है कि वो दूसरे धर्म के साथ रहे, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। जो दूसरे धर्म के साथ और संविधान के साथ रहना चाहते हैं, वो भारत में आ जाते हैं। अब कांग्रेस को दिक्कत होती है कि किस तरह से हम बंटवारे की राजनीति करें, अपने वोट को छेड़ करें। अब वोट के लिए उन्होंने लूट और छूट का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें इस तरह के बोर्डों का गठन करते हैं। और करते क्या है, कहते हैं कि भैया देश में, हालांकि संविधान में है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन समय समय पर ये परिवर्तन ऐसा करते रहते हैं कि नहीं, आप जहां पे उंगली रख दो, आप जहां पे खूंटा गाड़ दो, वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। आगे का बताइए सर, इतने विरोध पर कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए भारत के लोग इससे निपट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना, संपूर्ण भारत, मुस्लिम समाज भी ये चाहता है, मुस्लिम समाज भी ये जानता है कि कांग्रेस और कुछ मौलाना जो गरीबों की जमीन को कब्जा कर रखे हैं, जो वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर रखे हैं, जिसका केवल वक्फ नाम दिया गया है, जिसका कोई वेलफेयर स्कीम से जिसका कोई मतलब नहीं, अगर वो साथ में है, तो मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस और कुछ विरोधी उलेमाओं के नाते थोड़े ना ये बिल नहीं पास होगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक समय कांग्रेस ने क्या किया, इसमें ऐसा असीमित पावर दे दिया
कि सब कुछ उन्हीं का था। दुष्यंत नागर जी ने आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया और जिस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। नहीं देखिए, जिस तरह की प्रक्रिया चाह रहे हैं उस तरह की प्रक्रिया तो नहीं पूरी होगी ना। इनके जितने कानून बने वो एक धर्म के लिए, जैसे मैं आपको गिना रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं एक धर्म की नसबंदी होगी, दूसरे की खुलेबंदी होगी। इन्होंने कहा एक धर्म के धार्मिक यात्रा पे छूट मिलेगा, दूसरे धर्म के धार्मिक यात्रा पे प्रतिबंध लगेगा। इन्होंने कहा एक धर्म के लोग अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं दे सकते। इन्होंने कहा एक धर्म के लोग केवल एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे। ये सारा जो कर्म है ये सब कांग्रेस का किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो संविधान करता है, जो बाबा साहब ने कहा और जो उचित है, जो वाजिब है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसके साथ कांग्रेस खड़ी, और जो होना चाहिए उसके साथ भारत के लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत जी, क्या बाबा साहब के संविधान से कांग्रेस पार्टी भटक रही है? देखिए, पाप का कार्य तो वो लोग कर रहे हैं जो किसानों से तो वसूली कर रहे हैं और करोड़पति देखिए सुनिए लाजी, देखिए जितनी बार संशोधन ये किए, जितनी बार संशोधन ये किए, सारे संशोधन में देखिए एक में कहते हैं कि एक बोर्ड बनाते हैं, उस बोर्ड के 7 मेंबर। विनोद जी, क्या बाबा साहब के संविधान से कांग्रेस भटक गई है? नागर साहब बस लास्ट में मेरा जस्ट एक अपील है, दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, तो यहाँ क्यों है? आप एक मिनट सुन तो लीजिए, ये मैं आपके ही नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। दुनिया के किसी भी देश में, मुस्लिम मुल्कों में भी, 52 मुल्क जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी कहीं वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। तो पहला सवाल ये कि यहाँ क्यों जरूरत पड़ गई? दूसरा सवाल कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, सुनिए ले पहले आप, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आप यहां से जो लोग मुस्लिम गए तो उन्होंने वक्फ को कुछ दान किया, 2 लाख एकड़ जमीन मान लिया कि आपने उसको दान किया। लेकिन पाकिस्तान से जो भागने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग आए थे उनके भूमिका क्या हुआ गुरु? कहां गई वो जमीन? वो जमीन कौन से वक्फ के पास चली गई? उनकी संपत्ति जो सारे, वो चाहे सिख समुदाय से लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जो भी कास्ट के लोग भाग के आए हों, गांव के गांव उजड़ गए, करोड़ों के करोड़ प्रॉपर्टी वहां छोड़ के रखी थी। देखिए आप सुन लीजिए पहले, वो वक्फ बोर्ड का कोई कानून पहली बार नेहरू जी ने 1954 बनाया और वक्फ बोर्ड में उन्होंने इस चीज को व्यवस्थित किया। सवाल यह है कि आपने यूजर्स क्लॉज लगा के उनको एक खुली छूट दी, तो आप ये बताइए कि 2 लाख जो किसी संपत्ति का दान दिया हुआ अल्लाह के नाम से वक्फ कहते हैं, तो वो 9.5 लाख एकड़ जमीन कैसे बनी? उसमें भी जब मनमाना हक दिए गए उसके बाद ये ज्यादा बढ़ा है। लालचंद जी 10 सेकंड, एक सवाल दुष्यंत जी से मेरा और पूछ लीजिएगा। जब भारत के लोग पाकिस्तान चले जाते हैं तो जो भारत में जमीन होती है वो तो वक्त की हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आते हैं, खास करके हिंदू आते हैं, उनकी जमीन किसकी हो जाती है? ये सवाल तो पूछा विनोद जी ने, पूछा आजादी से लेकर अभी तक। दूसरा सवाल, अल्लाह के लिए अल्लाह के लोग अल्लाह को संपत्ति देंगे कि जो अल्लाह के नहीं है वो संपत्ति देंगे अल्लाह के? बहुत सारे ऐसे चीजें देखने में आई है जो अल्लाह को दान नहीं किया गया था, पूरा गांव हिंदुओं का था, वो अल्लाह की संपत्ति। अब दुष्यंत जी का जवाब आने दीजिए, दुष्यंत जी का पूरा जवाब के लिए दान नहीं की गई संपत्ति, दुष्यंत जी का पूरा जवाब आने दीजिए, इसको जरूर बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे राज हड़पने की नीति चल रही थी उसी तरह से दुष्यंत जी का पूरा जवाब आप सुनिए, बोलिए दुष्यंत जी बोलिए। देखिए, जमीन हड़पने वाली नीति पे बताइएगा। बात को पूर्णतः खारिज करता हूं। तमिलनाडु का एक गांव, सूरत का नगर निगम, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चीजें, और जो ताजमहल है उसको भी कह देना। उनको मुसलमानों के द्वारा, जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, उस भूमि का आवंटन किया गया, उसका मालिकाना हक दिया गया। ये ऐसी बेसिक पैर की बातें करेंगे एसएन सिंह जी, मुझे भरोसा नहीं था। अभी 2 महीने पहले आपको मैं लियाकत प्राइम मिनिस्टर का और उसका भी आपका नेहरू जी का मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ के सुना सकता हूं। बिल्कुल, जो लियाकत माइनॉरिटी को तो आज तक सुरक्षा नहीं, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं विनोद जी। लियाकत और नेहरू एग्रीमेंट, लियाकत नेहरू समझौता, मुसलमान वहां के हिंदुओं को तो सुरक्षा नहीं दिला पाए। आज 12% 18% वहाँ का हिंदू 2% पे आ गया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए जब देश का बंटवारा हो जाता है उस समय गांधी जी भी नहीं चाहते थे
और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे, कुछ समय तक गांधी जी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि धर्म पे आधारित बंटवारा बहुत सारे लोग चाहते हैं। हम पाकिस्तान रहेंगे, कुछ चाहेंगे हम हिंदुस्तान रहेंगे। जब पटेल जी की मौत हो जाती है, शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया, शुक्रिया। ये बहस ऐसी है जो आगे अभी और बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी ये बहस। फिलहाल आज शुक्रिया, शुक्रिया एसएन सिंह जी, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी और विनोद जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे महापुरुषों के अपमान पर जो जाति कार्ड खेली जा रही है उसकी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर प्रतापी राष्ट्रनायक राणा सांगा को गद्दार कहा, तो इसकी प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक थी ही, लेकिन राष्ट्रनायक के अपमान पर जाति कार्ड खेलकर इस पाप से बचा नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अगर आगरा की घटना दलित सांसद पर हमला है तो फिर यूपी गेस्ट हाउस पर मायावती पर जानलेवा हमला को भी याद कर लेनी चाहिए। अखिलेश यादव सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ इतिहास का पन्ना पलटा है, लेकिन समाज में बढ़ते विरोध के कारण वो दलित के घर हमला को लेकर आ गए। राज्यसभा में अपने बयान को लेकर सपा सांसद ने कोई खेद नहीं जताया है, बल्कि अपने स्टैंड पर कायम होने की बात कही है। लेकिन राज्यसभा में उनकी दलित जाति की पहचान बताने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राणा सांगा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, उनके बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो वहीं किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि कांग्रेस पार्टी को भी राणा सांगा के बारे में देश की भावना को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। बीजेपी नेता राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन ने अपनी बात वापस नहीं ली है, बल्कि वे कहते हैं कि मरते दम तक अपनी बात पर कायम रहेंगे। रामजी लाल सुमन के बयान पर देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। करनी सेना के लोगों ने तो आगरा स्थित उनके मकान पर तोड़फोड़ भी की। अखिलेश यादव इसे दलित का मुद्दा बना रहे हैं। उधर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने औरंगजेब को हीरो बताते हुए अभद्र पोस्ट किया है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता कि तैमूर और चंगेज खान के वंशज औरंगजेब को हीरो बताकर क्या राष्ट्रनायकों का अपमान नहीं किया जा रहा। तो मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा है, ये ट्वीट उनका आप देख रहे हैं। अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं। आगरा की हुई घटना के साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में इन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है। ये तमाम ट्वीट के सिलसिले के जरिए अपनी बात रखी है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सपा नेता रामजी लाल सुमन ने जिस भाषा का उपयोग किया उसका खंडन होना चाहिए। और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है, इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दलितों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पर जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं।
घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। तो वहीं सपा के नेता रामजीलाल सुमन का कहना है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करके अपना पक्ष रख दिया है, अब निर्णय वही लेंगे। हम उपराष्ट्रपति जी से मिले थे, अपनी तकलीफ बताई थी, करना क्या है उनका काम है, हमारा नहीं। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विकास, जिस तरह से इस मामले को जातिगत रंग दिया जा रहा था, राष्ट्रनायक के अपमान को मायावती ने पूरी हवा निकाल दी सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चेहरा है, जो इसने पहले किया है और स्वयं भुक्तभोगी है मायावती उसकी। यहाँ पर गेस्ट हाउस काउंट जब हुआ था तब देखा था, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा था किस तरीके से उनको मारने की साजिश की गई थी। चूंकि वो दलितों का एक बड़ा चेहरा थी, स्वाभिमान थी, जब उनके साथ ये हो सकता है तो किसकी बलि चढ़ाने के लिए ये पार्टी क्या कुछ कर सकती है राजनीति में। राजनीति में उत्तर प्रदेश में जातियों के बांटने के सहारे जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने जो अपना अभियान चलाया है वो बिल्कुल दिख रहा है। और खास तौर से जो राष्ट्र नायक हैं, जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने प्राण, जो युवाओं के आइडियल हैं, युवाओं जिनको पूछते हैं और जिनका नाम सुनकर युवाओं की भुजाएं फड़कती हैं, रक्त संचार बढ़ जाता है, उनका अपमान किया जाता है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से अब उस मुद्दे पर दलित समाज को जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो मायावती ने साफ कहा है कि दलितों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करें, क्योंकि जो कुछ किया है वो देखा जा चुका है। बिल्कुल, मायावती ने बिल्कुल जवाब देकर आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए लखनऊ से। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तब